हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। हमने प्रीवियस सेशन में मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का काफी कुछ इंट्रोडक्शन एक बार फिर से देख लिया था और उसको समझा था कि आखिर मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट होता क्या है। मेनली मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट डिवाइडेड है दो पार्ट में। वन इज मनी मार्केट एंड अनदर इज कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म बोरिंग के लिए बोला जाता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म बोरिंग के लिए बोला जाता है, राइट। और इसके बाद अपन ने कुछ बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर, डेरिवेटिव्स और प्रॉमिसरी नोट इनके बारे में देख लिया था। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। मनी मार्केट एक्चुअली सबसे पहले समझते हैं कि इसकी सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं। मुंबई, दिल्ली एंड कोलकाता में। लेकिन एक्चुअल बोला जाए तो सिर्फ वो मुंबई में ही है। ओके, क्योंकि जितना भी आप देखते हो मनी मार्केट पूरा का पूरा रेगुलेट कहाँ से होता है, मुंबई से होता है। और जितना भी पैसा पूरे देश के कोने कोने में जा रहा है, अरे मैं दाऊद इब्राहिम या कि वो वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरवर्ल्ड वाले पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कंप्लीट इकोनॉमी के अंदर का। आप बोलो कि दिल्ली में सब लोग बैठते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल, लेकिन तब भी मनी मार्केट जो पूरा पूरा रेगुलेट होता है वो कहां से होता है बच्चों? मुंबई से होता है, आमची मुंबई। ओके, और भी जो बोलना है। सो दिल्ली एंड कोलकाता में वहां एक्टिव नहीं है। अब यहां पास जो मुंबई का रोल है वो एक्चुअली बहुत ही मेजर है, क्योंकि हर एक पार्ट में कंट्री के अंदर जहां भी फंड्स जा रहा है वो कहां से जा रहा है? मुंबई से। अब लेकिन जो ये मनी मार्केट है, अपन बात चल रहे हैं अभी देखो, कैपिटल मार्केट में तो हम तो अंदर घुसे ही नहीं है। अभी तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मनी मार्केट के साम्राज्य की। इतना बड़ा साम्राज्य आप बोलोगे सर कब खत्म होगा? घूमते घूमते, जैसे आप फिनिक्स मॉल जाते हो ना, खत्म ही नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही है, खत्म नहीं होगा। दैट मनी मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वन इज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनदर इज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जिसको कोई कंट्रोल कर रहा है, जैसे हम आपको शायद तक कंट्रोल करें, नहीं, आप लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हो। लेकिन चलो हम बात करते हैं आपसे, जो क्लास में आ रहे हैं वो क्या है? ऑर्गेनाइज सेक्टर। और जो क्लास में आते ही नहीं है वो कौन है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके अंदर भी वही लिखा हुआ है। मनी मार्केट एक डिकोटोमस मतलब डिस्ट्रीब्यूट है। किस नेचर में? ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज के अंदर वही चीज वो भर भर के बार बार वही लिखा हुआ है। ओके, वही चीज है यहां पास अपन पढ़ने वाले हैं उसको। दैट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर, आरबीआई, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड डीएफएचआई, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। अब ये आपके लिए शब्द पहली बार सुन रहे होगे। आपने हर्षद मेहता मूवी देखी है? हाँ, स्कैम 1992। इसी तरह आपने और एक और वो शेयर मार्केट के लिए और कौन कौन सी मूवी देखी है आपने? बिग बुल एंड ऑल। तो अल्टीमेटली आपने देखा होगा वहां पास सभी के सभी कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कि फाइनेंशियल डिवाइसेस को यूज करते हुए फ्रॉड किए गए। ड्यूल जिसने देखा उनके लिए ठीक है, लेकिन वहां पास यही सब चीजें, पैसों से जो खेला जा रहा है वो हर जगह कहां भी हो, नीरव मोदी के केस में भी हो वही चीज चल रहा है। तो हर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, मिसयूज करके एक्चुअली बेनिफिट ले रहा है। ओके, सबका लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग अलग था। लोग हर बार एक नया इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसका मजाक उड़ा देते हैं। हाँ, सो इसी तरह ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे पहले सबका डैडी आता है। एक्चुअली ये सुपर डैडी है। कौन? सॉरी, आरबीआई। आरबीआई, और उसके नीचे कवर होते हैं, सबको कंट्रोल करता है आरबीआई। किसको किसको? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड डीएफएचआई को। ओके, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जो मवाली, मतलब ऐसे नहीं बोलते हैं, इज्जत से बोला जाए, इंडिजिनियस बैंकर होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। मतलब कल को आप भी दाढ़ी वाड़ी अच्छी दिख रही है, आप भी कल से पैसा रख के, हाँ किसको चाहिए? 30%। 30% में आप कल से 5% पर मंथ के हिसाब से आप अपना पैसा देने चले जाओ, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। लोगों की मजबूरी देखते हुए आपका क्या डिसाइड होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है। समझ में आ रहा है क्या? सो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक टाइप से आप लोग जो मूवी में देखते हो ना, ऐसे ऐसे चश्मा, ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको, जोहरी नहीं रहे, ऐसे बैठे रहते थे। कितना पैसा क्यों चाहिए, क्या लेके आए हो? तो जो मूवी में दिखा रहे हैं वही लोग क्या है, आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, गांव में। आपको फिर उसके बाद पैसा लेने के बाद प्रताड़ित करते हैं, पैसे नहीं लौटाने पर। ठीक है, आपकी जमीन छीन लेते हैं, ये वो जो देखते रहो ना, यही तो है। अच्छा सर, मूवी में ये सब बताया नहीं जाता था, मूवी में बस सीन बता दी जाती थी। तो वही सब क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया क्या? ठीक है।
जिसको अपन साहूकार एंड ऑल इस किसके नाम से, आप लोग किस नाम से और जानते हो बता दो? साहूकार, साहूकार तो मैंने ही बोला, और क्या जानते हो? पाटिल। मैंने नहीं बोला, ये सामने बैठा है, इसने बोला है, वाहियत इंसान ने। मैंने ये सब नहीं बोला है। ऑर्गेनाइज सेक्टर फिर से बता दो कौन कौन से, जल्दी से, भूलना नहीं। आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स, फिर डिस्काउंट डीएचएफआई हो गया, और कौन से आप भूल गए हो? डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आ जाओ मेरे बच्चों, तो वही चीज उसने फिर से लिख दिया है। लेट अस नो डिस्कस ऑर्गेनाइज सेक्टर। बोल रहा है सबसे पहले डैडी के बारे में बात करते हैं, बड़े पापा के बारे में बात करते हैं। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई इज द, जैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, वैसे हमारे कंट्री का भी एक सेंट्रल बैंक है, और उसका नाम दिया गया है आरबीआई, जिसको बोला जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, विच इज द एपेक्स ऑफ द, मतलब एपेक्स बोले तो सुपीरियर, इसीलिए बार बार मैं क्या बोल रहा हूं उसको, टॉप मोस्ट। हाँ, और क्या बोल रहा हूं मैं उसको? बड़े पापा। और राइट, सो एपेक्स ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, इनके ऊपर कोई नहीं होता, ये टॉप मोस्ट है। अब कुछ लोग आ जाते हैं बात बाकी, लेकिन होते नहीं है। इट इज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके कंधे बहुत भारी है। देखो, रेगुलेटिंग द कंप्लीट मनी मार्केट। मनी मार्केट वर्ड समझ में आ रहा है? मतलब शॉर्ट टर्म, अभी तो शॉर्ट टर्म के बारे में, मनी मार्केट इन द कंट्री, पूरा मनी मार्केट कौन हैंडल करता है? आरबीआई। समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बिल्डिंग हो, कितना, एक एक बैंक की आप बिल्डिंग देखते हो, इतनी बड़ी बड़ी रेगुलेट करते रहते, तो वो एक बैंक है। अरे मैं बैंक का हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल कोई बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक के हेड ऑफिस की। जैसे एचडीएफसी हो गया, सेंट्रल बैंक भी एक बैंक है, चाहे उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, कोई सा भी बैंक हो, उसका हेड ऑफिस देखोगे ना बहुत ह्यूज होता है। सोचो आरबीआई का ऑफिस कितना ह्यूज होगा, हर जगह आरबीआई का ऑफिस रहेगा, कितने लोग रहेंगे इसको रेगुलेट करने के लिए। आपका बहुत अच्छा स्कोप है उसमें। आरबीआई ऑफ इंडिया, अरे यार जिसके पास पैसा है वही तो पैसा देगा आपको, सारा पैसा तो उन्हीं के पास है, तो वहां जॉब करने जाने का, ठीक है। देखो बहुत सारी पोस्ट निकलती है वहां के लिए भी, अलग अलग चीजों के लिए। आरबीआई ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। अच्छा, वो बता दिया। आरबीआई जो सेटअप किया गया था, एक कमिटी थी जिसको बोला जाता था हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, ये सब शब्दों का आप एकदम सिस्टम में उतार लो, बिकॉज कभी भी आपसे एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हिल्टन यंग कमीशन, इसने रिकमेंड किया था आरबीआई, तो आरबीआई सेटअप किया गया, लेकिन एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर। अब आपको तो पता है प्राइवेट शेयर होल्डर और पब्लिक शेयर होल्डर क्या होते हैं, अच्छे से कूट कूट के पढ़ा चुका हूं। प्राइवेट में क्या हो गया, प्राइवेट इक्विटी या प्राइवेट फंड्स लगा के और प्राइवेट लोग सब आपस में मिलके बनाया। तो पहले वो आरबीआई एक्ट 1934 प्रोवाइड द स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द फंक्शन ऑफ द आरबीआई बैंक। तो आरबीआई कमेंस जब हुआ था, फर्स्ट ऑपरेशन जो किया था अप्रैल 1 अप्रैल 1935 को किया है। कब किया है? 1 अप्रैल 1935 को। लेकिन वो कैसे ऑपरेट किया था? एज अ प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक। ओके, फिर आरबीआई को नेशनलाइज्ड कर दिया गया देश की आजादी के बाद, मतलब 1947 को नहीं बेटा, 1 जनवरी 1949 को। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मनी मार्केट, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं कि आखिर आरबीआई करता क्या है, इसको क्यों आप लोग इसको इतना सुपीरियर, या कि आप इतना बड़ा एपेक्स ऐसे बड़े बड़े शब्दों से इनको नवाज रहे हो, तो आखिर ये करता क्या है? मतलब ये ऐसा काम करता है, ऐसा काम करता है कि सबको इसके सामने, भाई अब पैसे दे दो, मतलब हर किसी को इसके सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है। सो चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी बैंक हो, कोई भी कितने भी बड़ा पैसा किसी को भी चाहिए हो, तो सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहले सबसे बड़ा रुपया, पैसा छापने का राइट्स पूरा का पूरा किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आरबीआई प्रिंट करता है क्या? करेंसी नोट्स, सिर्फ 1 रुपए के नोट को छोड़ के। वो 1 रुपए का और कॉइन का प्रिंटिंग का वो किसके पास है? 1 रुपी नोट का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया के पास है। ओके, एज पर आरबीआई। अब ऐसे आप बोलोगे सर तब तो आरबीआई कितना भी प्रिंट कर लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। आरबीआई को ना एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। क्या है? जो उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस भी बोला जाता है। 1957, एक एज पर मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ 1957 का है, आरबीआई को गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इन टोटल 200 करोड़ रुपीस का रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है।
ठीक है, उसमें से कितना गोल्ड रहता है? उसमें से गोल्ड रहता है आपका 115 करोड़ का गोल्ड रहना चाहिए एंड 85 करोड़ का उसमें, देखो इससे ज्यादा गवर्नमेंट एक्चुअली आरबीआई के पास है, इससे ज्यादा ऑलरेडी वो रखती है। कल क्यों रखती है कोई बताएगा? जब मन चाहे वो नोट प्रिंट कर सके। तो रिजर्व ऑलरेडी वो ज्यादा, ऐसा नहीं है कि नोट प्रिंट करना है चलो 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 गोल्ड लेते हैं फॉरेन से, ऐसा नहीं करती है उसके पास ना। इसका मतलब कितने टाइम से ऑलरेडी, मतलब जब चाहे जितना चाहे। सो 85 करोड़ के अंदर कौन सी दो चीजें आएंगी, कौन कौन बताएगा? सेकंड आएगा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब आपको पता ही है 85 करोड़ क्या, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कितना है मालूम है आपको? आसपास के देशों को खरीद ले, ठीक है। सो आते हैं बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। अब नाम से समझ में आता है मोदी जी का पैसा नहीं, भारत सरकार का, मतलब जो आप पैसा देते हो, जो खर्चे होते हैं, जो पैसे आते हैं या जाते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो सबका बैंक अकाउंट कौन मेंटेन करता है मालूम है आपको? आरबीआई। ये कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक में नहीं अकाउंट ओपन करते हैं। अब मोदी जी ये सब पूरी स्कीम ला रहे हैं, ये सब का अकाउंट कहां ओपन होता है? आरबीआई के पास। वर्ल्ड बैंक से पैसों की जरूरत होती है तो कौन जाता है मांगने? आरबीआई जाता है। मोदी जी तो बस जाते हैं हाथ मिलाने, वो डील करने के लिए। समझ में आ रहा है बात? जैसे मेरी कंपनी को यदि पैसों की जरूरत है, मैं बैंक के पास जाके हाथ मिलाने और साइन करने जाऊंगा, लेकिन पैसे किसको मिलने वाले हैं? मेरी कंपनी को मिलने वाले हैं। गॉट माय पॉइंट? इसी तरह कुछ भी काम होता है तो वो भी कौन करता है? कोई भी पैसे लेने या देने का काम भारत सरकार के बिहाफ में कौन करता है? आरबीआई। ये सिर्फ भारत सरकार मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए कौन है? आरबीआई। तो आपको भारत सरकार को अकाउंट ओपन करवाना रहता है तो कहां जाते हैं? आरबीआई के पास। आपको जाना रहता है तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हो, ठीक है, डिफरेंस है। लेकिन मोदी जी का अकाउंट भी कमर्शियल बैंक में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, वो एक इंसान है। ओके। सो इसके अलावा और क्या करता है? ज्ञान देता है। भारत सरकार को, गवर्नमेंट को ज्ञान देता है, एजेंट, एज अ एजेंट का काम करता है। अच्छा, आपको भारत सरकार, आपको पैसे की जरूरत है, चलो मैं डील करके आता हूँ वर्ल्ड बैंक के साथ। मैं बोलता हूँ देखो पैसे दो, हम एकदम उभरती हुई इकोनॉमी है, स्टॉक मार्केट देखो हमारा, ये वो। सो वो एडवाइस भी चीजों के बारे में करता है, एजेंट भी है, एडवाइस भी करता है। ये दोनों के लिए, बिजनेस के लिए ट्रांजेक्ट करता है। ऐसी बहुत सारी बिजनेस हाउसेस रहते हैं, उसके लिए भी क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए यही करता है। वहां से पेमेंट लेता भी है, जैसे टैक्स हो चाहे कुछ भी हो, लेता भी और देता भी है। और ये बहुत ही इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर ज्ञान भी बांटता है भारत सरकार को। बोलता है देखो अभी इकोनॉमी डगमगाने वाली है, थोड़े ये स्टेप्स हैं मैं बता रहा हूँ, वो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, आपने फाइनेंस मिनिस्टर को बोलो अनाउंस करे। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? छी, निर्मला सीतारमन। पता रहना चाहिए। इसके पहले कौन था? फिर से वही सवाल आ जाता है, जाने दो। मैंने आपको एक प्रीवियस सेशन में एक बोला था कि एक वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर हुए थे, वो हैं रघुराम राजन। इफ यू हैव रिमेंबर्ड हिम, उनके कमेंट, उनके शब्द किसी ने ढूंढा नहीं था। कुछ लोग यहाँ बैठ के बोल रहे थे सर 2 सेकंड का काम है, आप भी ढूंढ देते हैं मोबाइल से, लेकिन किसी ने ढूंढा क्या? नहीं ढूंढा। तो रघुराम राजन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर। उस टाइम मतलब उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा उन्होंने काम किया और काफी अच्छे डिसीजंस हैं, उनके थॉट प्रोसेस, उनके इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है। ओके। अरे उनकी इतनी अच्छा इंटेलिजेंस है कि बहुत से वर्क के लिए उनको यहाँ से जाने के बाद यूएसए ने बुला लिया उनको। इसी तरह आईसीआई के कुछ एक अग्रवाल थे, तो उनको भी क्या हुआ, जब यहाँ से वो रिटायर हुए तो यूएसए वालों ने उनको बोला भैया आओ ना थोड़ा हमारे यहाँ का संभालो। इतना बढ़िया वो आईसीआई को मैनेज करके उनका रेपुटेशन और सब चीजें अच्छा किया था। तो यूएसए वाले ऐसे ताक लगा के रहते थे, कौन अच्छा है यहाँ पास उसको उठा के ले, तुम यहाँ से निकाले नहीं कि वो वहां से पहले से उनका फिक्सिंग रहता है, बुला लेते हैं। ओके। और पैसों की उनके पास कमी नहीं है। ओके। सो अब नेक्स्ट आते हैं बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? अरे हम, हमारी कंपनी है बीआईपीएल, हमने अपना अकाउंट किसके पास ओपन करवाया? बैंक के पास, एचडीएफसी, आईसीआई, इनके पास करवाया। वो बैंक है, वो भी बिजनेस है, वो भी अपना बैंक कहीं बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे। वो कहां ओपन करवाएंगे? आरबीआई के पास।
आरबीआई के पास। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, बैंकर्स बैंक। अब इस बस के लिए सिर्फ अकाउंट ओपन कराने के लिए नहीं, वो तो कंपलसरी है, आपको बैंकिंग सिस्टम में आना है तो आपको कंपलसरी आरबीआई के पास आपका तो एक अकाउंट रहने ही वाला है। बट स्टैट्यूटरी कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक, स्टैट्यूटरी मतलब पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन से जितना भी कंट्रोल होता है वो पूरा का पूरा आरबीआई के पास रहता है। किसका, कमर्शियल बैंक। अब कुछ लोग ऐसे बैठे, सो कमर्शियल बैंक कौन सी होती है, कमर्शियल मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, कमर्शियल छोड़ दो, बैंक छोड़ दो, कमर्शियल मतलब क्या होता है। कमर्शियल इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बोलते हैं कमर्शियल। ओके, कमर्शियल मीनिंग में ही आ जाता है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आप बोलते हो, जो वहां पास बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। वैसे कमर्शियल बैंक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो ऐसे आप ट्रीट कर सकते हो। कमर्शियल की मैं मीनिंग बता रहा हूँ। हाँ, अभी आते हैं कमर्शियल बैंक में। यहाँ पास भी जो पब्लिक से बाइंग एंड सेलिंग करती है, पब्लिक से फिर क्या बाइंग एंड सेलिंग करेगी बताओ, पैसे लेना और पैसे देने के काम को ही यहाँ पास बाइंग एंड सेलिंग बोला जाता है। तो जो जो बैंक बाइंग एंड सेलिंग कर रही है, पैसों का लेना देना कर रही है, उसको बोलते हैं क्या, कमर्शियल बैंक। अब बताओ नॉन कमर्शियल बैंक कौन सी होंगी, जो पब्लिक से पैसे नहीं लेती, बहुत सी होती है, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जिनके पास पैसे अथाह है। एलआईसी पब्लिक से पैसे ले रही है क्या, समझ में आ रहा है क्या आपको। तो ऐसी बहुत सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जनरली पब्लिक से इस तरह सेविंग टाइप का परचेस खरीदती नहीं है पैसा, वो अपने काम के लिए अपने बिजनेस के लिए ले रही है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत है। जैसे सहारा के पास एक टाइम सुना होगा, तो पैसे उनके पास बहुत थे। आज सोचो, इतना इतना सब बायजूस ये वो लगा के लोग नाइकी वगैरह घूमते हैं, सहारा बोलता है सब बाहर भागो। सहारा मतलब सहारा, सब पूरा स्पॉन्सरशिप किसका हुआ करता था, सहारा। कभी कभी लगता था इतना बड़ा इंडिया नहीं लिखा रहता था, उससे बड़ा क्या लिखा रहता था, जिसको याद हो तो सहारा लिखा रहता था। समझ में आ रही बातें। सो पैसा उतना होता, पैसा बोलता है भाई। देखो अभी यहाँ पास, so all scheduled banks are compulsorily required to maintain a certain minimum cash reserve with RBI। RBI के पास कुछ ना कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा, जिसको अभी करंटली जो मिनिमम कैश रिजर्व है, CRR कैश रिजर्व रेशियो, वो कितना है बच्चों, 3% है। तो वो जनरली वेरी करता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है 1% 5% ऐसा नहीं होता है, बहुत ही बेसिस पॉइंट में चेंज होता है, 0.25 0.1 0.3 इसमें चेंज होता है। लेकिन सीआरआर इसी के 3% के आसपास रहता है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। मिनिमम कैश रिजर्व विद आरबीआई अगेंस्ट देयर डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, किसका 3%, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। जितना भी समझ लो, सीधे सीधे लैंग्वेज में बता रहा हूं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी थोड़ा साइड में रखो। जितना भी आपने लोन दिया है, वो कैसा भी टाइप का लोन हो, उसका 3% क्या करो, मिनिमम कैश रिजर्व रखो। किसके पास, हमारे पास। ठीक है, अब क्यों बोला गया है 3% इस टाइप से चीजों का, देखो बहुत सारे लॉजिक्स हैं। ये पैसा बैंक ने लोन में कैसे दिया बताओ, बैंक के पास पैसा आए कहां से ये लोन देने के लिए, नॉर्मल आम जनता, मासूम जनता का पैसा लिया है उन्होंने, और वो पैसा किसको दे दिया है, लोन, बड़े बड़े बिजनेस, धोखा दे, मतलब अच्छे भी बिजनेस वाले और गंदे बिजनेस वालों को, सबको दिया हुआ है। और उसके लिए वो क्या रखते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं सभी बैंक का। सोचो कितनी सारी बैंक है, कितना लोन दिया गया, कितना 3%, मतलब अब आप बोल दो, मतलब आरबीआई तो वैसे माला माल हो जाए, इसके ऊपर आरबीआई थोड़ी ना कुछ देगा, सिर्फ पैसा आने दो, रूल है तो है। सो मिनिमम कैश रिजर्व आरबीआई के पास रखना पड़ता है। डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, आरबीआई प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है बैंक को ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स, लोन्स एंड एडवांसेस, आल्सो प्रोवाइड अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। यदि कुछ बैंक्स को, बैंक जो नॉर्मल बैंक है ना, उनको पैसे चाहिए रहते हैं, बोलती है, जैसे कस्टमर आता है ना आपके पास, बैंक के पास, तो क्या बोलते हैं, गिरवी में क्या रखोगे, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी के लिए क्या रखोगे, बोलता है मेरे पास सोना है, मेरे पास लैंड है, मेरे पास बिल्डिंग है, गिरवी में रखते हैं। वैसे ही जब आरबीआई के पास जाता है ना ये बैंक, ये यही बैंक बोलता है भैया पैसे चाहिए, बोलता है आरबीआई इधर, गिरवी में क्या रखोगे, बोलता है अपने को लैंड बिल्डिंग मत दिखा, सिक्योरिटीज बता कौन कौन सी सिक्योरिटीज है, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को बस वो क्या करता है, लेता है, अपने नाम पे करता है ऑन पेपर, और बोलता है ये लो, ले पैसे लेके जाओ। ठीक है, तो क्या फोकट में पैसे, अरे आपसे सिक्योरिटी लेता है बैंक, तो क्या फोकट में दे देता है क्या पैसे, इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, वैसे इनसे भी ना इंटरेस्ट भी चार्ज करता है आरबीआई भी। और ये मतलब एकदम
उन्हीं का पैसा उन्हीं से लो और उसी पे इंटरेस्ट चार्ज करो भाई, बढ़िया बिजनेस है। लेकिन आपके पास नहीं है। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब देश में आप देखते हो, आप बहुत बार देखते हो कि HDFC बैंक के पास जाएंगे, फॉरेन एक्सचेंज को अपन क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। तो HDFC बैंक के पास नहीं रहता, ICICI बैंक के पास वो नहीं रहता, ये सब किसके पास जाता है, RBI। फॉरेन में जाके जिस भी करेंसी का एक्सचेंज करना है वो फाइनली किसको करना पड़ेगा, RBI के थ्रू। समझ में आ रहा है क्या, ये सब लेके किसको देंगे, RBI को। इनको चाहिए होगा तो ये कहां से लेंगे, RBI से लेंगे। आ रही बात समझ में। तो it has maintained the official rate of exchange of also rupee as well as ensure the stability, and RBI also undertakes to buy and sell of the currencies। अभी आपने सुना भी होगा कि एक वॉच एरिया या वॉच लिस्ट होती है कि कौन सी कंट्री डॉलर या कि फॉरेन करेंसी के रेट को मैनिपुलेट करती है। उसमें पहले इंडिया भी था, उसको इस बार रिसेंटली हटाया गया है। मे बी इफ यू हैव हर्ड सच न्यूज रिसेंटली कि भाई ये कंट्री है ना बहुत अच्छी है, ये डेलिबरेटली फॉरेन करेंसी के रेट्स को फ्लक्चुएट नहीं करती, इनको इनके ऊपर वॉच रखने की जरूरत नहीं है, उस वॉच लिस्ट से इनको निकाला गया कि मतलब अच्छी बात है। मतलब आपको कोई शक भरी निगाहों से देख रहा है, जैसे चाइना का आपको भी समझ में आ रहा है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या कुछ भी बोलते हैं, ग्रोइंग इकोनॉमी या ग्रोथ ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो उसकी करेंसी इतनी रेट उसका कम क्यों है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, उसका भी रेट क्या होना चाहिए, डॉलर की तरह हमको 200 रुपए देना चाहिए एक चाइनीज येन के अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो अपने करेंसी को मैनिपुलेट करता है ताकि लोग हमसे ज्यादा गुड्स खरीद सकें। और इसीलिए वहां से कोई भी ट्रांजेक्शन करना होगा ना आपको तो डॉलर में ही होता है, वो अपने करेंसी में करना पसंद ही नहीं करते। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी को क्या करके रखा है, डीवैल्यूड करके रखा है। आज आप एक $1 की जगह आपको और उल्टा चाइनीज की जो करेंसीज हैं तो उसमें वहां आपको 100 150 देना उल्टा पड़ जाए, 50 देना पड़ जाए, राइट। सो क्यों करके रखा है उन्होंने, यदि ज्यादा बढ़ जाएगा तो उनके गुड्स के प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, सीधी सी बात है। यदि एक चीज मोबाइल आपको आ रहा है और आपको यदि वो यहाँ के हिसाब से आपको मिलता है वो 10,000 रुपीज में, और वहां भी मिले आपको 10,000, उनकी करेंसी येन चलती है तो येन में मिले आपको, और लेकिन एक येन के लिए आपको कितना देना पड़े, 100 रुपीज देना पड़े, तो सीधे सीधे कितने का मोबाइल मिलेगा आपको, 1 लाख का मिलेगा। या समझ में आ रहा है क्या, आपको किसको किसको ये बात समझ में आ रही है। आपको आपने 10,000 का मोबाइल लेना था, आपने यदि ये दोनों इक्वल होता, रुपीज और येन कुछ इस टाइप से रहता है समथिंग, व्हाट आई रिमेंबर, ये जापान का ना हो, बस वहीं का, चाइना का ही आई थिंक, ठीक है। अब ये 10,000 ये दोनों इक्वल रहे तो चलेगा। अब आपको समझने की कोशिश करो, 10,000 रुपीज देना था, अब 1 येन की जो वैल्यू हो जाए वो कितनी हो जाए, आपको समझाने के लिए 50 कर देते हैं। तो मतलब आपको इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 50, तब जाके आपको उतना वैल्यू आएगा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, 5 लाख हो जाएगा आई थिंक, राइट। लो, इसीलिए तो डॉलर में आपको बहुत से गुड्स क्या मिलते हैं, एक्सपेंसिव मिलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। इसलिए वो क्या करते हैं, विजय, विजय, सो ये रेशियोज रहते हैं, उसके बारे में समझो। तो ये सब चीजें क्या चल रही हैं, एक्सचेंज ऑफ रूपी, स्टेबिलिटी। आरबीआई आल्सो टेक्स टू अंडरटेक्स द बाय एंड सेल ऑफ करेंसीज, बाय एंड सेल ऑफ करेंसीज ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। मतलब आईएमएफ के जितने भी पैसों का खरीदना बेचना या कि जो चलता है फॉरेन एक्सचेंज का, वो वहां से चलता है। ये सबसे बेस्ट है, इसको समझना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट एवर यू आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो सबसे पहले सब लोग कट करके या कि वहां पास क्रेडिट के ऊपर लिखो, जब जब इस दुनिया में आप, नहीं भाई जब जब नहीं, अकाउंट्स में क्रेडिट पढ़ते हो तो क्रेडिट ही बोलो, जब जब आप इकोनॉमिक्स में इस दुनिया में आप
क्रेडिट पढ़ोगे तब तब आप उसको क्या पढ़ो समझने के लिए, लोन। लिखो वहां पास ऊपर लिखो, जब जब लिखो, जब जब इस दुनिया में मजाक कर रहा हूं क्या? लिखो 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 आप लोग, सच में तो क्या, आपको कैसे याद रहेगा? लिखो जब जब इस दुनिया में आप इकोनॉमिक्स में क्रेडिट पढ़ेंगे तब तब, लिख लेना। रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेना। सो कंट्रोलर ऑफ क्या बोलेंगे, बोलो जल्दी से, लोन। सर हम तो आरबीआई से आज तक लोन लेने नहीं गए, लेकिन आप जब भी कमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हो तो वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है और बोलता है ए लोन नहीं देने का, ए लोन देने का। सो जैसे कल से बोल रहा है ये स्टार्टअप स्टार्टअप बहुत सुन लिया, मेरा दिमाग घूम गया है, साले सब स्टार्टअप डुबा देते हैं पैसा, कल से बंद करो स्टार्टअप को पैसा देना। तो क्या करेंगे, स्टार्टअप के देखेंगे, उसमें रिक्वायरमेंट्स वगैरह आरबीआई बोलेगा बढ़ा दो, किस चीज की, कि आपके फंड्स इतने खुद के होने चाहिए, इसमें ये प्रमोटर्स एटलीस्ट उनके प्रमोटर्स की वेल्थ इतनी होनी चाहिए, प्रमोटर्स की क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, सब चीज बढ़ा देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बढ़ा दो जो भी स्टार्टअप आ रहा है। तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो ये स्टार्टअप को। क्यों क्यों कर रहे हो? साला जो देखो आता है स्टार्टअप खोल लेता है, पैसा लेता है, भाग जाता है बीएमडब्ल्यू लेके। तो बोलते हैं ये बंद करो, ये सब धंधा बेकार है। तो इसलिए अभी तक क्या चल रहा था, स्टार्टअप को पैसे दो बांटो, युवा वो खुद का बिजनेस कर रहे हैं और दो चार बिजनेस डुबा रहे हैं, ठीक है। सो नहीं, एक टाइम था कि जब स्टार्टअप सुनने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन करंट सिचुएशन स्टार्टअप का तो बिजनेस हो गया है काला सच। आप बहुत सारा यूट्यूब में देख ही लोगे स्टार्टअप में चल क्या रहा है। अरे मेरे खुद के स्टूडेंट ने चार चार पांच पांच स्टार्टअप चालू किए, खोखला है पीछे, खोखला रहता है। अरे मैं नाम भी नहीं ले सकता कंपनीज के, मतलब नहीं ना, हमको भी हाकी झाकी देने में छूटते नहीं है। अरे नहीं बताऊंगा। अरे एक्सपीरियंस नहीं आएगा, आप भी स्टार्टअप चालू करना, आपको भी पता चलेगा, मतलब उसके लिए लेकिन अंदर ना जिगरा चाहिए रहता है। चलो आ जाओ। सो स्टार्टअप डालना आप भी। एज ए सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री, कौन? आरबीआई। आरबीआई हैज अ पावर टू इन्फ्लुएंस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। कितना क्रेडिट, पढ़ो फिर से पढ़ो, कितना लोन क्रिएट कर रही है कमर्शियल बैंक, उसका पावर किसके पास है? आरबीआई के पास। कैसे कंट्रोल करती है, कितना लोन देगी? देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब आप समझना यहां पास से। आपने यदि पब्लिक से डिपॉजिट लिया 100 रुपए, कल से आरबीआई बोल दे मेरे को 40 रुपए लाके दे देना चुपचाप, कमर्शियल बैंक बोली अरे तुम्हारे साथ बस नहीं कर रहे, सबके साथ कर रहे हैं, सब कमर्शियल बैंक। तो कितना बचेगा बताओ कमर्शियल बैंक के पास पैसा? 60 रुपए। अब बताओ 100 के ऊपर उसको कितना देना है, 4% या 7% का एफडी का रेट, ये किसको देना है? पब्लिक को, राइट। तो अब समझने की कोशिश करना, जिसको यहां बस समझ में आ जाएगा सब बोर्ड में स्क्रीन में देखो, मतलब तोड़ मिल जाएगा आपको। अब 60 रुपए के ऊपर यदि वो फिर से 8% के रेट से, यहां मान लेते हैं अपन 7% एफडी का रेट, एफडी में ही ज्यादा पैसा आ रहा है, एफडी, और 60 रुपए के ऊपर 8% से इसने क्या किया है, लोन दिया है, बताओ इसको प्रॉफिट होगा? कौन सा कैलकुलेशन है भाई, 7 के ऊपर अब हिसाब लगा लो ये कितना हो जाएगा, कितना देना पड़ेगा हमको? 7 रुपए देना पड़ेगा, पे करना है, ठीक है। रिसीव कितना हो रहा है, 8 6 जा 48, 4.8 रुपी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है इंटरेस्ट के ऊपर। कैसे प्रॉफिट होगा, समझ में आ रहा है क्या? सो जैसे ही ये मिनिमम कैश रिजर्व दुनिया भर के रिक्वायरमेंट और फॉर्मेलिटीज के थ्रू, ये ऑन एन एवरेज यदि जितना ज्यादा पैसा आरबीआई अपने पास मंगा लेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास क्या बचेगा, कम। एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, तो जैसे ही कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम बचेंगे लोन देने के लिए, अरे यही बोल दे मत दे मेरे को, आरबीआई को मत दे, लेकिन हमको डर लग रहा है पब्लिक ने आई कल रिसेशन आने वाला है, पैसे मांग लिए तो तुमको देना पड़ेगा, और तुम बोलोगे मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि सब पैसे तुम किसको दे दोगे, लोन में दे दोगे। तो इसलिए क्या बोल रही है,
कम से कम 40% अपने पास रखो, अपने अपने गोडाउन में रखो, अपने लॉकर में रखो, लोन वोन नहीं देने का उसका। अब क्या करेगा बताओ? अब ये फॉर्मेलिटी उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुनिया भर के लोग बैंक बैंक में आप जाते हो ना, जब मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, आपको लगता है सभी लोग एम्प्लॉय रहते हैं, सब एम्प्लॉय नहीं रहते हैं। वहां पास समझ लो इंस्पेक्टर गन लेके लोग खड़े रहते हैं एकदम, ए क्या कर रहा है? अरे तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, बैंक में एक दिन, अब रिलेशंस है, तो उसने एक चेक बाउंस हो गया था, उसने मेरे को चेक बाउंस चेक मेरे को रिटर्न दे दिया, और भी पासबुक चेकबुक जो लेना था ले लिया। तो सिर्फ बाउंस चेक जो रिटर्न किया था उस रजिस्टर में मैंने उसने साइन लेना भूल गया। अरे बाउंस चेक ही तो था, मैंने ही तो दिया था, मेरे को ही तो मिला है, मेरे से साइन नहीं हुए। बेचारे रजिस्टर ले लेके घूम रहे थे इधर उधर। सर मैंने कहा सर पुणे में नहीं हूं मैं तो, 3 दिन लगेंगे आने में। सर कहाँ हो, मैं आ जाता हूँ। मतलब उनकी इतनी हालत खराब करके रखते हैं। सोचो पैसे की बात थी क्या यहाँ, फॉर्मेलिटीज। और ये इनके पीछे उसका बैंक मैनेजर नहीं लगा है, आरबीआई बस नहीं, सब एकदम पीछे से आरबीआई के अकॉर्डिंगली आपको कंपलसरी ये ऑडिटर्स वगैरह रखने पड़ते हैं, कॉन्करेंट ऑडिटर बोलते हैं उसको। ओके, आपके साइन वगैरह सब मैच करा जाता है भाई, वो आपको लगता है वहां पास खेल चल रहा है, अंदर ना उनके ऊपर तो ऐसे तलवार, क्या क्या। तो बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग रेगुलेशन, और वो मैनेजर मैनेजर नहीं रह जाता, दे आर पपेट एक्चुअली। और छोटे छोटे बैंक्स जो रहते हैं ना, उनकी तो और हालत खराब रहती है। समझ में आ रहा है क्या? वहां क्योंकि छोटे बैंक्स में क्या होता है ना, इतने सारे मैनेजर और मैनेजर स्किल्स के लोग नहीं रखते हैं, जबरदस्ती बना दिए जाते हैं। बड़े बैंक्स में क्या रहते हैं, बहुत सारी हायरार्की रहती है, जिसके कारण क्या रहता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ओके, सो बहुत बुरी हालत है। सोचो ये यहाँ पास का हाल है, मैं समझ में आ रहा है ना? सो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, तो आरबीआई चाहे तो कुछ भी कर सकती है। अब इसको जबरदस्ती बताओ कितने में लोन देना पड़ेगा, कम से कम 16% में देना पड़ेगा, तब जाके ये कुछ 9 पॉइंट समथिंग में आएगा, ₹7 देगा, ₹9 कुछ तो कुछ बीच में कमाएगा, कमाएगा नहीं, बिजनेस का एक्सपेंस निकालेगा। 16%, कौन लेगा यहाँ 16% में लोन बताओ? कोई नहीं लेगा। तो ये क्या बोल रहा है, डिस्करेज कर रहा है कि आपको लोन ना मिले। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट समझ में आ रहा कैसे, कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। मैं अब आपको यहीं पास से ना इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं आपको कंसेप्ट चीजें समझ में आए। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब प्राइसेस गुड्स के बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? कि लोगों के पास में भर भर के पैसा रहता है। सिंपल से अपन ना बिल्डर्स की और ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तो इजीली आपको समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पास मोटा पैसा लगा रहता है। प्राइसेस ऑफ गुड्स, अब देखो इन्फ्लेशन रहेगा, लोगों का प्राइस पैसे बहुत भर भर के हैं, मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, कम रेट में इंटरेस्ट लोन मिल रहा है। तो लोगों ने क्या किया, बिल्डर्स ने क्या किया, और रेट बढ़ा लो, प्रॉपर्टी की और रेट बढ़ा लो। लोग आके देने को रेडी हैं, लोन मिल रहा है इजीली, उनके पास पैसे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो मनी सप्लाई ज्यादा हो रही, मतलब लोन भी मार्केट में ज्यादा दिया जा रहा है लोगों को। मतलब लोन लोग लेंगे कब, जब लैंडिंग रेट, जो लोन का रेट क्या है, कम है। मैं सिर्फ एक ही रेट की बात कर रहा हूं अभी, लोन का रेट। मालूम है दुनिया में कितने टाइप के रेट होते हैं जिसके कारण क्रेडिट का कंट्रोल किया जाता है? लॉट ऑफ रेट्स। अब उन रेट्स का नाम होता है CRR, SLR, RR, RRR, BR। मतलब इतने रेट होते हैं, और बैंक रेट, और बहुत सारी चीजें रहती हैं जिसके थ्रू क्रेडिट क्रिएशन मतलब लोन क्रिएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। थोड़ी देर बाद उसका कंसेप्ट आने वाला है मेरे सामने, हाउले टाइप का नहीं देखना उस वक्त। हाँ, सो मतलब अच्छा, फिर डिफ्लेशन मतलब क्या होता है? मतलब सब कुछ, प्राइसेस ऑफ गुड्स बहुत ज्यादा घट गए हैं दुनिया में, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है। अब देखो कैसे होगा, डिफ्लेशन आया था बीच में, कार में आया था 1890 में, कोई कार खरीदने को रेडी नहीं था। पूछो क्यों? लोगों के पैसे नहीं थे बोल रहे थे। या फ्लैट वगैरह की बात करो, तो प्राइसेस ऑफ गुड्स कैसे कम होंगे? लेंडिंग रेट बहुत ज्यादा है, लोन लेंडिंग रेट ज्यादा रहेगा तो लोन लोग कम लेंगे, कम लेंगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगी, कम होगी तो बोलेंगे भाई लेके बस जा, लेके जा, मत देना, बाद में दे देना पैसे, लेके तो जा। कब बोलते हैं? जब क्या होगा, प्राइसेस ऑफ गुड, तब जाके प्राइसेस ऑफ गुड्स क्या हो जाते हैं, अपने आप कम होते हैं। उसी को अपन क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। इस साइड से पढ़ो या इस साइड से पढ़ो, वन द सेम थिंग।
लोन भर भर के बांटो, लेंडिंग रेट क्या है, बहुत कम है, अरे लो रे, लोन लो लोन लो। अभी कब चल रहा था, अभी आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे कंस्ट्रक्शन बिल्डर कुछ नहीं हुआ, उनको क्यों नहीं हुआ, लोन का रेट इतना कम किया गवर्नमेंट ने, इतना कम किया, इतना कम किया, जिसको देखो वो लोन ले रहा है। इनको समझा ही नहीं, इनको समझा ही नहीं, ये सारे रेट फ्लक्चुएटिंग रेट रहते हैं। अभी बाद में फिर से गवर्नमेंट ने जितना पुराना था उससे ज्यादा रेट बढ़ा दिया। अब लोन तो आपने ले लिया है, अब तो ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं हमारा लोन कैंसिल करो, प्रॉपर्टी कैंसिल करो। अब आप देते वक्त आपको बोला था 6% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब बाद में अभी एक साल बाद कितना हो गया है, बोलता है 8.5% है, बोल अभी क्या होगा। तो पब्लिक को मजबूरी अभी 8.5% देना पड़ रहा है। आप बोले कि धोखा हुआ, हाँ हुआ है। यदि आप ये सब समझ में आता, सबको पता रहता है, थोड़ी सी बेसिक, लेकिन मैक्सिमम जो क्राउड है उनको ये चीजें समझ में नहीं आती। आपने भी घर में और प्रॉपर्टी और लोगों को देखा होगा, अरे रेट कम है, रेट कम है, रेट कम है, ले लो ले लो, अरे ले लो क्या ले लो, रेट फिर से क्या कर देगा, गवर्नमेंट बढ़ा देगा, बढ़ाते जा रहा है, रोज कल या परसों की न्यूज फिर से बढ़ा दिया है। तो क्या होता है वहां के रेट, जब आरबीआई का रेट बढ़ता है, जैसे सीआरआर एसएलआर कोई भी रेट हो, वहां से वहां से जब बढ़ता है तो आप कमर्शियल बैंक का भी ना क्या होता है, रेट बढ़ने लगता है। कुछ तरीके से ऐसे सिंप्लिसिटी करके मैं समझा रहा हूं, ये बैंक भी कमर्शियल बैंक है, वो सब पैसा किससे ले रही है समझ लो, आरबीआई से। आरबीआई ने मिनिमम कैश रिजर्व का सिस्टम ही का रेट बढ़ाया, तो ज्यादा रिजर्व आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास पैसे क्या बचेंगे, अभी मैंने आपको समझाया, पैसे क्या बचेंगे, कम बचेंगे। वही बता रहा था ना, कहां गया, कहां गया, ये था ना, ये था कहां था, अरे 20% 80% कुछ लिख रहा था ना मैं, गायब हो गया। नहीं ये है, तो ये ध्यान आ रहा है। तो मिनिमम कैश रिजर्व, जो भी रेट बढ़ाओ ना कमर्शियल बैंक को सीधे ठक यहां बस आके लगता है, कोई भी रेट में फ्लक्चुएशन करो। और सबका रूल एक है, सबके रेट बढ़ने से कमर्शियल बैंक लग जाती है, सबके रेट घटने से कमर्शियल बैंक खुश हो जाता है। सबका रेट का यही सिस्टम है। अब ये रेट होते क्या है, लास्ट ईयर जब तक पुरानी बुक थी उसमें भर भर के दिया हुआ था, कूट कूट के एक्चुअली, लेकिन मैं चाहूं तो अभी बता दूं, लेकिन आपके सिलेबस से रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शब्दों का सिर्फ टच किया गया है, पैर छू के आ गए हैं। सो क्या आपको समझ में आ रहा है, आ रहा है बस समझ में। मैंने इस बार बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्चुअली इसके ऊपर पूरा ज्ञान, जितना बड़ा लेक्चर देना चाहूँ उतना कम है। ये कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन का ऊपर एक पूरी पूरी बुक लिखी जा सकती है, इतना बड़ा ये कंसेप्ट है जिसको एक पैराग्राफ में खत्म कर दिया गया है यहाँ पास। सो इट ऑल्सो मॉनिटर द पर्पस एंड यूज ऑफ क्रेडिट। वो माई गॉड, मैंने बोला ना पर्पस एंड यूज ऑफ क्रेडिट, किस पर्पस के लिए ले रहे, लोगों की शादी कराओ, मैरिज लोन बांटो, उसका रेट कम कर दो, उनको दो लिबर्टी, उनके डॉक्यूमेंट कम करो, एग्रीकल्चर लोन और दो, वोट चाहिए, रूल निकाला। समझ में आ रहा है, वो बोल रहा है स्टार्टअप को लोन बंद करो, बिजनेस हाउसेस जो हैं इस टाइप के जो बिजनेस हैं उनका कम लोन कम। तो ये सब कौन डिसाइड कर सकता है, आरबीआई। पर्पस एंड यूज ऑफ लोन भी क्या कर सकता है, डिसाइड कर सकता है कौन, आरबीआई, ये सब बता देता है। कुछ दो टाइप के कंट्रोल कर सकता है आरबीआई इनके साथ, सुनना ध्यान से। दो टाइप के कंट्रोल कर सकता है, एक होता है क्वांटिटेटिव कंट्रोल और दूसरा होता है क्वालिटेटिव कंट्रोल। क्वांटिटेटिव, देखो क्वांटिटेटिव कंट्रोल में मैंने अभी जो बताया, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत सारे होते हैं। इसलिए देखो यहां पर उसने क्या लिखा है, समझ में आ रही बातें। कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड, जितना ज्यादा ये रेट बढ़ाएगा, लोन का अमाउंट जो रहेगा कमर्शियल के बैंक के पास उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा जब उनके पास लोन देने के लिए अमाउंट, तो वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करेंगे, प्रॉफिट करने के लिए ज्यादा। और जैसे ज्यादा, वो लोन के रेट से छेड़छाड़ डायरेक्टली ज्यादा नहीं करता आरबीआई, बोलता है लोन ये तुम्हारी दिक्कत है, लेना लो मत लो, पॉकेट में दो, लॉस में लो, मेरे को क्या लेना देना, तुम प्रॉफिट बिजनेस हो, तुमको प्रॉफिट कमाना है, तुम अपना डिसीजन लेते रहो बैठ के। अब क्वालिटेटिव कंट्रोल, एक तो होता है, ए इधर आ, बोला तो समझ में नहीं आता क्या था, ऐसे झापड़ देता है, धमकी देता है, पब्लिकली धमकी देता है, नहीं मानेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मोरल सुएशन। ठीक है,
समझ में आ रहा है क्या? वायलेंस नहीं बोल सकते, मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन छुट्टा धमकी देता है, ऐसे समझ लो। और एक्चुअल में उनके लैंग्वेज में भी यही होता है। हाँ, वो भी ऐसे ही देखते हैं। फिक्स्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलता है इतना मार्जिन आपको रखने के ही रखने का है, मतलब प्रॉफिट आपका जबरदस्ती बढ़ा रहा है आपका प्रॉफिट। क्रेडिट रेशनिंग, क्रेडिट रेशनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन, किस किस एरिया में। बोलेगा कल से जाओ एग्रीकल्चर में लोन बांटो, बोलेगा सर नहीं देंगे हम लोन, ऐसे ही बैठे रहेंगे, नहीं करेंगे धंधा, लेकिन किसानों को नहीं देंगे, किसानों से मिलता नहीं पैसा सर वापस। तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कौन? आरबीआई। आरबीआई ऐसे ऐसे रूल निकाल देगी ना कि बैंक वाले को मानना पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। अब जैसे आरबीआई ने रूल निकाल दिया जनधन योजना के अकाउंट, बैंक खाते ओपन करवाओ, भर भर के ओपन करो, तो सब जिसके बैंक अकाउंट पहले से उनको बुला बुला के भैया एक और अकाउंट ओपन करवा लो, जनधन योजना, इस आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, कर करके मतलब ओपन करवाना है, इसलिए वो बेचारे ओपन करवा रहे हैं। भाई मैं शहर में रहता हूँ, ऐसे लोग मेरे को कम मिलते हैं जिनके क्या हो, बैंक अकाउंट ना हो, मैं कहां से ले आऊं उनको, पैदा करूं क्या, फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाऊं क्या? सो आ रही बात समझ में ना आपको? हाँ। सो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, आ रही बात समझ मेरे ख्याल से आ गई ना? सो दिस इज द वे, ऐसे वो करते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, रेगुलर इंटरवल में ना क्या करती है आरबीआई कि कितना लोन किस सेक्टर ने लिया, कितना फॉरेन एक्सचेंज आया, कितना हमने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, ये जाके इंपोर्टर एक्सपोर्टर से नहीं पूछती है। अरे पैसे तो तुम हमसे ही लोगे, पैसे तो देने पड़ेंगे ना तुमको, इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करोगे तो पैसे आएंगे तो मेरे को पता चल जाएगा, इंपोर्ट करोगे तो पैसे जाएंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? आरबीआई। अब आप मत बोलना काला धन यहां से भेज रहे हैं, वो शिप से यहां से भेज रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं थोड़ा सा एथिकल, इंसानों वाली बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के बारे में वो क्या करता है, डेटा रिलीज करता रहता है। एग्रीकल्चर में कितना हमने लोन दिया, उसके कारण क्या डेवलपमेंट हुआ, क्या ग्रोथ हुआ, ये सब अपने आप बैठे बैठे उनको पता चलता रहता है। प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन भी बहुत सारा करती है आरबीआई। जैसे कौन कौन से, अरे आप लोग भी बहुत बार टीवी में एड आरबीआई का जागो, अब इस समय चल रहा है कि कोई फटी नोट आपको मिले और आपको कोई बैंक वाला मना करे वो एक्सचेंज करने के लिए, तो आप आरबीआई को कंप्लेन करो। चल रहा है, किसने किसने सुना है? सुना है, रेडियो टीवी सब जगह चल रहा है। तो ये क्या है, यही, तुम कहाँ रहती हो? केबीसी में भी सुना है, ठीक है। सो प्रमोशन एंड डेवलपमेंट फंक्शन भी बहुत ज्यादा आरबीआई करता रहता है। सो डेवलपमेंट फंक्शन एक्सटेंडिंग बैंकिंग सर्विस टू सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, वहां पास। अब बहुत बार क्या दे देती है मालूम है हर बैंक को, ए तू बहुत बड़ा बैंक बनता है ना, सब शहर में बैंक डाल के रखा है, चल 10 बैंक गांव में डालने के। सर गांव में कौन जाएगा, क्या बोला मैंने, सुना नहीं क्या? डाल ले मतलब डाल ले। ओके, तो वहां रूरल का भी डेवलपमेंट हो जाता है। प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू डिपॉजिटर्स, डेवलपमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, तो इन सब में वो क्या करती है, हेल्प करती है। अदर फंक्शंस भी है, सबसे अदर फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो इन्होंने हटा दिया, लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट, मैंने हाईलाइट करके लिखा है। आरबीआई अभी जैसे यस बैंक, यस बैंक सुना है सबने, सुना, लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट। इसी तरह भारत सरकार ने अभी पंजाब नेशनल बैंक के साथ घोटाला हुआ था, तो कितने हजार करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक को दिए। इसी तरह यस बैंक, क्यों? अरे यस बैंक तो सारा प्राइवेट था, उसको क्यों दिए? क्या होता है कि बैंकिंग सेक्टर से लोगों का भरोसा उठ ना जाए। यदि आपका भरोसा यस बैंक डूब जाता, लोगों का पैसा डूब जाता, तो लोग क्या करते मालूम है, सब पैसा अपने, सब अपने अपने एचडीएफसी में हो, एसबीआई में, सब निकाल निकाल के कहाँ रख लेते, अपने घर में तिजोरी दीवार तोड़ तोड़ के एकदम बना के तिजोरियों में रखते। क्यों? अरे साला बैंक में रखो तो डुबा देते हैं ये लोग, तो लोगों का भरोसा उठ जाता। इसलिए ना कितना भी पैसा लगे, लेकिन कोई भी बैंक डूबनी नहीं चाहिए। इसलिए कोई डूबती हुई बैंक है ना, विजया बैंक, देना बैंक, लेना बैंक, इस टाइप के बैंक को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। कहाँ आ गया वो, बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, ए चुपचाप इनको मर्ज करो। अरे इनडायरेक्टली ना धमकी चल रही है, आप समझने की कोशिश करो, लेकिन उनको भी अल्टीमेटली फायदा है। कैसे फायदा है? जिस एरिया में बैंक ब्रांचेस दोनों थे ब्रांचेस, तो एक ब्रांच बंद कर दिया, एम्प्लॉय का कॉस्ट हट गया, सारे कस्टमर क्या हो गए, एक ही जगह आ गए, वो तो एम्प्लॉय लग ही रहे थे। बात बराबर है कि नहीं है?
अब मैं यहाँ 100 स्टूडेंट को बचाऊं या 200 स्टूडेंट को, बात तो बराबर है, उसमें तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगने वाली नहीं है। एसी भी चल रही, लाइट भी चल रही, सिस्टम भी चल रहा, ऑनलाइन भी चल रहा है, इसमें कोई तो सेम वे वहां पास क्या होता है, कॉस्ट कटिंग होती है, तो प्रॉफिट मार्जिन अपने आप क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जिस एरिया में ब्रांचेस नहीं थे तो वो भी बैंक अब खुश हो जाती है, बैंक ऑफ बड़ौदा बोलेगी क्या, हाँ हम खुश है अभी, क्यों, जिस एरिया में हमारे ब्रांचेस नहीं थे वहां ब्रांचेस हो गए, सिर्फ क्या करना है मेरे को, बोर्ड बदलना है। समझ में आ रही है। लेंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के बारे में बता रहा था, यदि इसको कोई, अच्छा एक और है, एक बार ना क्या होता है ना, एक बैंक दूसरे बैंक से भी, आपने, मैं रियल लाइफ में भी देखता हूँ, जैसे बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स या ऐसे छोटे छोटे बैंक्स होते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते, जितना पैसा आता है उन्होंने लोन दे दिया है। अभी हम पैसे विड्रॉ करने जाते हैं, बोलते हैं सर 10 लाख, सर एक दिन बस पहले बता दिया करो। तो ये पहले का क्या सवाल है, ये सब चलता है। तो ये क्या करते हैं, या कि आप सडनली आ गए ना, बोलते सर बैठिए, चाय लीजिए, पानी लीजिए, सर एक बार कॉफी ले लीजिए, एक बार कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, सर मैं मर जाऊंगा, ये सब पिला रहे हो। तो लेकिन वो आपको बैठा के पिलाते हैं, तब तक वो क्या करता है मालूम है, किसी को भेजता है, वे जाना वो एसबीआई, अरे वो एचडीएफसी वाले से यहाँ से 20 लाख लेके आना, ऐसे भेजते हो, ऐसे लेके आते हैं, क्या बात कर रहे हो। हाँ, अरे आपने दुकानों में नहीं देखा क्या, अरे बगल वाले से मंगा के ला के देना, फिर बगल वाले से मंगा के ला के दे देते हैं। अरे बिल्कुल वैसे ही, पैसे नहीं है अभी, 5 लाख खुद के पास है, ये 15 लाख लेके आ। समझ में आ रही बात। और वहां पास ये इंटरनल बैंकिंग का आपस में चलता रहता है। फिर आखिरी में इनका अकाउंट जो है किसके पास है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या दिखता है, किसने किससे कितना पैसा लिया, कब कब लिया, ए चलो टाइम हो गया, इसका सल्टाओ लोन, इसका पैसा वापस करो। समझ में आ रही बातें। तो ये सब भी होता है। एक होता है लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट के बारे में तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक। बोलता है यदि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, आप बर्बाद आबाद हो गए हो। इसी तरह कौन हो गया था मालूम है, चंदा कोचर, कौन है मालूम है, आईसीआईसीआई बैंक की चेयरमैन। सो एक बार उनके साथ ही ऐसा धोखा हो गया था। कैसा धोखा हो गया था कि जो एक वॉलेट वैन रहती है ना, जो पैसे लेके घूमती है, एकदम तिजोरी एकदम पैक्ड रहता है, बोलते हैं उसे बुलेट मारो कुछ नहीं होता, ये है वो है, लॉक लगा रहता है, एटीएम में पैसे डालते हैं, वो आईएसआई कुछ ऐसे लिखा रहता है कभी कभी कंपनी उसमें। तो उसके साथ का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से क्या हुआ, उन्होंने पैसा लाके डालना बंद कर दिया, एटीएम में पैसे खत्म। उस टाइम नया नया सिस्टम चालू हुआ था एटीएम का, एटीएम सब एटीएम से पैसे खत्म होने लगे, लोगों में अफवाह फैल गई बैंक के पास पैसे नहीं है, सब जाके एटीएम के बाहर लाइन लगा लिए। और उस टाइम सिस्टम क्या था, ऐसा नहीं किसी भी एटीएम से निकाल लो, जिसका बैंक है आपके उसी एटीएम से पैसे निकलेंगे। सब आईसीआईसी बैंक के सामने लाइन लगा लिए। एटीएम में पैसे खाली होने के बाद, सर्विस तो अभी भी रिन्यू नहीं हुई, एटीएम से पैसे खाली होने के बाद लोग बैंकों में लाइन लगा लिए, बोले मेरा पैसा तो खत्म हो रहा है, तुम्हारे पास पैसा। ऐसे कर अब सडन, अब इन्होंने पैसा अपने जेब में तो रखा नहीं था, क्या किया था बताओ, पैसों का लोन दे दिया था। इनके पास तो पैसे थे नहीं, जितना भी लोगों से मांग रहे थे दे रहे थे, खत्म होते जा रहा था। तब जाके फाइनेंस मिनिस्टर ने, चंदा कोचर गई फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के पास, भाई अनाउंसमेंट करो नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी, बंद हो जाएगा बैंक, क्योंकि इन्होंने तो पैसे तो रखे नहीं ना, सब तो लोन दे दिया, पैसे लाए कहां से पब्लिक को देने के लिए। तब जाके सिर्फ एक, सोचो अभी कितना पावर है, सांत्वना दी गई, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, पैनिक ना हो, 15 दिन के लिए बैंक होती है बंद, आप आराम से अपने अपने घर में बैठिए, हम आश्वासन देते हैं। जब भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई ने जब अनाउंसमेंट किया, तब जाके लोग शांत हुए, समझ में आया। फिर उसे कैसे करके रिस्टोर किए कुछ फंड्स, मतलब अब फिर आरबीआई ने लोन दिया। आरबीआई भी बोल रही थी मैं कितना पैसा दूं तुमको, भाई रोज तुम आ जाते हो मांगने के लिए। तो बोली, चंदा कोचर ने बोला ठीक है ना, मैं कहाँ मांग रही हूँ, मैं थोड़ी ना अपने लिए मांग रही हूँ, पब्लिक लाइन लगा के खड़ी हुई है, पंखा ले जा रहा है कोई, ग्लास ले जा रहा है कोई, चेयर लेके जा रहा है, ठीक है। और और आपको ध्यान हो उस टाइम ना आईसीआईसीआई बैंक मतलब ऐसे 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 हुआ करता था कि मतलब इंटीरियर वगैरह ऐसा धांसू की, मतलब एंटिक, उस बैंक के अंदर जाने से लोग डरते थे, ठीक है। अब बाकी एसबीआई, हाँ हाँ, ऐसे करके चले जाते थे, क्यों, वो एकदम वैसे गरीबों वाला दिखता था। तो आईसीआईसीआई में कोई भी घुसने से पहले डरता था, और उसके पास जो अकाउंट होल्डर थे, जो थे इस टाइप की प्राइवेट जो सर्विसेज थी, वो उसने चालू किया था, लग्जरी फीलिंग, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ये सब चीजें तब उन्होंने चालू किया था, ठीक है। सो उनका काफी कुछ था। तो ये लेंडर्स, ये एग्जाम्पल क्यों बताया मालूम है, हंसने के लिए और मजा करने के लिए नहीं। चंदा कोचर के आईसीआईसीआई बैंक को किसने मदद की फिर उस वक्त, आरबीआई। यस बैंक को किसने मदद की, आरबीआई।
पंजाब नेशनल बैंक को किसने मदद की? आरबीआई। समझ में आ रहा है? लेंडर्स टू द लास्ट रिजॉर्ट, जब आपको कोई पैसा ना दे और आपके पास पैसे खत्म हो जाए और कोई भी मदद लगे तो हम है ना। अब समझ में आया हम डैडी क्यों हैं आपके, इसलिए बताया जाता है। तो ये अदर फंक्शन, ये आप जो होमवर्क है बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज एग्जाम में इसके ऊपर एक एमसीक्यू बनता है। बोलोगे सर फाइंड आउट लिखा है तो भी बनता है? हाँ बनता है। क्यों? ये जो पिंक, कुछ लोग तो ऐसे देखते हैं ये पिंक वाला एरिया, ये सिलेबस वाला नहीं है। अरे मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो लोग धोखे में है ना, ये आपके साथ धोखा होगा। बोल रहा है जैसे इंडिया का आरबीआई है, तो वैसे यूएसए, कनाडा, रशिया, जर्मनी, चाइना, यूके, स्वीडन, फ्रांस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया का आपको क्या निकालना है? सेंट्रल बैंक का ना। सबके आगे सेंट्रल बैंक मत लिख देना, हाँ? अब ठीक है, तो ये निकाल लेना ध्यान से, हाँ। सो गूगल करना है सर, 1 सेकंड का काम है, लेकिन अगले 2 हफ्ते तक मैं नहीं निकाल पाऊंगा। कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? अब आता है, ये बात हुई अभी किसकी बात चली, आधे लोग तो सर कहानी में हम इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए कि हमको पता ही नहीं था हम पढ़ क्या रहे हैं। आप पढ़ क्या रहे थे? फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ रहे थे अभी आप। आरबीआई करता क्या है ये पढ़ रहे थे हम इतनी देर से। और आरबीआई ये सब क्यों करता है? क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्यों आता है? क्योंकि वो मनी मार्केट के अंदर है। वो मनी मार्केट के अंदर क्यों है? मनी मार्केट के अंदर क्यों है? और मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। माय गॉड, ये तो सिर्फ अभी किसके बारे में पढ़े हो? आरबीआई। अब आरबीआई के बाद कौन आता है? कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डीएचआई, डीएफएचआई, ओके, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बहुत सारे सर। लेकिन समझ में आ रहा होगा, आराम से चल रहा है, मजा आ रहा होगा, कहानी के साथ पढ़ रहे होगे आप। अब बात आती है कमर्शियल बैंक की, जो कि जो कि आपको मैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, कमर्शियल बैंक के बारे में बता ही देता हूं। कमर्शियल बैंक एक्चुअली इंटरमीडियरीज रहती, नाम से क्या समझ में आता, अब भी मैंने बताया, कमर्शियल बैंक आर द बैंक्स हु आर बाइंग एंड सेलिंग गुड। कमर्शियल मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द सेम वे वो क्या करती है टू सिस्टम, कमर्शियल बैंक इंटरमीडियरीज है, मतलब एक बीच की एजेंट है, क्या बोलते हैं, ब्रोकर है, क्या बोले, और दलाल है, छी, इन अ कंट्री फाइनेंशियल सिस्टम टू ब्रिंग सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स टुगेदर। जो सेव करते हैं और जो इन्वेस्ट करते हैं उन दोनों को एक साथ लाती है, एंड दे आर प्रॉफिट सीकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उनका धंधा पैसों कमाने के लिए बना हुआ है। कौन? कमर्शियल बैंक। एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस आर द प्राइमरी फंक्शन। इनका काम क्या है? पैसे लेना और पैसे देना, कम रेट में पैसे लेना और ज्यादा रेट में पैसे देना। तभी तो ये जाके क्या कमा पाएंगे, बताओ क्या कमा पाएंगे? जोर से बोलो। पैसा कमा, प्रॉफिट कमा पाएंगे। ओके, तो इनका प्राइमरी फंक्शन जो है कमर्शियल बैंक का ये है। आपको क्या लगा ऐप में इजीली यूपीआई करने का इनका काम है? इनका काम है पैसा कमाना। एंड दीज कमर्शियल बैंक्स प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग ऑफ सेविंग्स एंड एलोकेटिंग देम। सारे पैसे को एक जगह लाते हैं और किस किस इंडस्ट्री सेक्टर में एलोकेट करना है उसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। एंड दिस कमर्शियल बैंक्स इंक्लूड्स बोथ scheduled commercial bank and non-scheduled commercial bank. अब scheduled commercial bank are those bank which are covered in the second part of RBI Act 1934। वो सारी बैंक्स जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट के 1934 के अंदर कवर्ड होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर कवर नहीं होते। लेकिन वैसे बहुत रेयर बैंक्स हैं, जैसे मैं बता देता हूं, जिनका मिनिमम कैश रिजर्व सिस्टम मिनिमम जो रहता है ना वो 5 लाख से कम हो, वो सब उसके अंदर आते हैं। एंड इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप फंक्शन कमर्शियल बैंक कैन बी, कौन कौन हो सकते हैं? 4 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन है? पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, रीजनल, रूरल एंड फॉरेन बैंक। इससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं डिटेल में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल के अंदर घुसूंगा तो बोलूंगा अच्छा ये होता है। तो इसके लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड। तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।